नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, जय माता दी। आप सभी दोस्तों को शारदीय नवरात्र पवन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक दोस्तों, एकदम बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। नवरात्रि की बेटा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल आपको लिखित में शुभकामनाएं देंगे। ये लो दोस्तों, समस्त देशवासियों को, सबको दे दिए अपने पूरे देशवासियों को नवरात्रि के पावन की हार्दिक पर्व की शुभकामनाएं दोस्तों। या देवी सर्वभूतिशय शक्ति रूपेण शस्त्राम नमस्ते 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। चलिए दोस्तों, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय बस कोलकाता में तो बहुत जबरदस्त इवेंट होते हैं ना। कोलकाता में तो बड़े जबरदस्त इवेंट होते हैं, बहुत शानदार वाले, मतलब क्या क्या बन जाता है वहां पे, बुर्ज खलीफा और क्या क्या बना देते हैं पंडाल में। दुर्गा पूजा का एक विशेष क्रेज है। ज्योमेट्री दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, शीट नंबर 6 पर बेटा कंसेप्ट करना शुरू कर दिया था। और आइए बेटा, आज हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, आज इस बात को आगे पढ़ते हैं। इतना बड़ा मैसेज क्या लिखा, महेंद्र सरिका फ्रॉम आसाम, आई रिसेंटली हैव गॉट सिलेक्शन आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड इट विल बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू सर। I got 19 by 20 marks in math and reasoning. Apart from that, I have also given another exam. Assam district the direct recruitment result is released, and I'm quite sure that I will crack that exam too. According to my analysis, sir, I will get 27 out of 30 in maths and reasoning. Therefore, a huge thanks to you, sir. And जिंदगी भर आपका भाई रहूंगा सर, और ये किसी दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा। लव यू सर। महेंद्र भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। सुबह सुबह इस प्रकार के मैसेज मिल जाते हैं कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल गई दोस्त, तो बहुत खुशी की बात है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई आसाम भाई। आसाम पुलिस में आप अपनी सेवाएं दीजिए, बहुत अच्छे से अपना काम कीजिए दोस्तों। ईमानदार रखना है बेटा, ईमानदारी, हेरा फेरी चोरी नहीं करनी है, बड़ी ईमानदारी से अपनी जॉब करना और अपने स्टेट अपने देश के लिए बहुत अच्छे से काम करना दोस्त। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग महेंद्र जी, ईश्वर आपको और तरक्की दे। बेटा बाकी सब बच्चे मोटिवेशन लिया करो, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, यहीं से होगा। मैथ्स और रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर आएंगे दोस्त। भाई ने बताया ना, 19 नंबर आए हैं 20 में से, मैथ्स और रीजनिंग में से। और बोला एक और एग्जाम भी दे रखा है, उसमें भी 27 मार्क्स तक लाने का आइडिया। यानी आप समझो कि 95 और 90% तक बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में क्रैक करके आ रहे हैं। थोड़ा बहुत क्लास का आपको योगदान तो मिल रहा है, मतलब चीजों में ना, थोड़ी बहुत मैथ्स को आप लोग समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत चीजों का आप काम कर पा रहे हैं। चलिए बेटा, शीट नंबर 6 पर बेटा हमने कुछ बातें करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बेसिक से 2 4 5 बेटा बड़े बेसिक वाले कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ कुछ कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आता है नियम, वो आता है जी थ्योरम्स का। यानी ये जो शीट है ना, ये बहुत 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 जरूरी है। इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम सिमिलरिटी को पढ़ेंगे बेटा, सिमिलरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रायंगल की। ट्रायंगल में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो सिमिलरिटी होती है बेटा। सर्वांग समता कांग्रुएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके इतने सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन सिमिलरिटी भाई साहब भर भर के काम आती है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आपने इस बारे में ये सीखा था कि सर त्रिभुजों की समरूपता। बेटा दो ट्रायंगल बताओ भाई समरूप कब होते हैं बेटा, कोई भी दो ट्रायंगल समरूप कब होते हैं? एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन व्हेन हाँ हाँ बेटा, अभय एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्त। नहीं, साइड का रेशियो तो इक्वल मानेंगे जब आप कहना जी तीनों एंगल बराबर हैं। जब किन्हीं भी दो कोई ऐसे ट्रायंगल हो जिनके तीनों के तीनों एंगल बराबर हो, तीनों एंगल सेम हो, तो हम उन्हें कहेंगे वो ट्रायंगल सिमिलर हैं। और इनको लिखने का भी पैटर्न बेटा फिक्स होता है, यूं ही नहीं लिखा जाता, बड़े तरीके में इन चीजों को लिखा जाता है। आपने ये बात पहली क्लास में पढ़ी थी। जैसे मान लो बच्चे को, मैंने दो ट्रायंगल बनाए आपके सामने, एक साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है, एक साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इनके बीच में एक बात तो डिसाइडेड है, कहीं ना कहीं एक बात डिसाइडेड है। मैंने आपको बोला कि इन दोनों के तीनों ट्रायंगल सेम है। बाजी जमा दी
हाँ जी बेटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपने ये किया था कि त्रिभुजों की समरूपता, देखो अगर मैं इनके कोणों की बात करूं, मान लीजिए पी एंगल 50 डिग्री का है, एक बार बात को समझना बड़े ध्यान से। ये एंगल भी 50 डिग्री का है। अच्छा, इसका ये वाला एंगल 70 डिग्री का आ गया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ऐसा सवाल आता है, ये एंगल भी 70 डिग्री का आ गया, और तीसरा एंगल ये 60 का मान लो, इसका भी 60 का मान लो। बच्चा इन दोनों ट्रायंगल में तीनों कोण बराबर हैं। अगर ये तीनों कोण बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर लिखने के लिए देखो आप इस प्रकार लिखना कि अगर मैंने इसका नाम पी क्यू आर लिखा है ना, पी क्यू आर, तो आप लिखना बड़े तरीके में कि पी एंगल 50 डिग्री का था, यहां 50 वाला एंगल सी है, एबीसी मत लिखना रे, एबीसी लिखोगे काम खराब हो जाएगा। अगर बी एंगल क्यू और बी की बात करोगे ये सेम है बेटा, 70 डिग्री का आर है और ए है, तो सी भी ए के सिमिलर है। अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर है, तो आप कहना जी सी भी ए के सिमिलर है। यहां दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम आता है, संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम आता है। जैसे देखो इसमें तुम पी क्यू पकड़ लो और इसमें तुम सी भी ले लो लगातार, तो इनका जो रेशो आएगा यही बेटा क्यू आर और यही बी ए का रेशो बनेगा, और यही रेशो बेटा आपका पी आर और यही रेशो आपका सी ए का बनेगा। ये वाली जानकारी आपने समझी कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना वो सेम होगा, संगत भुजाओं के अनुपात में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, यहां मुझे एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसमें कोई भी एक अपनी मर्जी से किसी भी भुजा पर एक 50 डिग्री वाले से, मान लीजिए एक मैंने बना दिया आपके लिए दोस्तों प्यारा सा, एक मैंने बना दिया आपके लिए प्यारा सा ये परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं H1, और इसमें भी देखो मेरी बात सुनना बेटा, अगर तुमने 70 डिग्री वाले से बना दिया मामला गड़बड़ हो जाएगा, 70 डिग्री से वाले बना दिया मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक ही काम करना है, 50 डिग्री वाले से ही लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम साइड से लेना है बच्चे, तभी रिजल्ट बन पाएगा, तभी बात सेम आ पाएगी। ये रेशो H1 और H2 का रेशो भी सेम आएगा। एंगल को देखना जरूरी बात है बेटा, तुम्हें फंसाया जाएगा ना पेपर में, तुम्हें फंसाया जाएगा ना, तो वो आपको एंगल के मामले पर ही फंसाया जाएगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, इतनी बात क्लियर है बेटा। इनका ना सबका रेशो सेम होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी, इनकी हाइट का भी, इनकी मीडियन का भी, मतलब जो जो ट्रायंगल में होता है ना सबका एरिया सेम चलता है, रेशो सेम चलता है, सब में कोई फर्क नहीं आता। एरिया का स्क्वायर में चलेगा, एरिया का स्क्वायर में, ये भी बताएंगे, क्या घबराते हो। अच्छा अब सुनो, सिमिलर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिमिलर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ट्रायंगल में सिमिलरिटी कब कब नजर आएगी। पहला पॉइंट, जब किसी भी, सबसे ज्यादा सवाल इसके काम आते हैं, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए, उनका एक एंगल कॉमन हो। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई, तुम सिमिलरिटी का सवाल कर लोगे। एक एंगल कॉमन हो तथा एक कोण समान हो, एक एंगल कॉमन हो और एक कोण समान हो, एक कोण एंगल हो और एक कोण समान हो। क्या मतलब इस बात का, सुनिएगा, ये कहानी बड़ी जरूरी है बेटा, इस पर फोकस कर लेना, इस पर ध्यान दे लेना। दोस्तों मैं तुम्हें एक ट्रायंगल बना रहा हूं, कैसा भी बनाओ, अजीबो गरीब कोई भी बनाओ। मैंने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, इसमें मैं कोई मीडियन मीडियन की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी बीच में मैंने एक लाइन बना दी है ये वाली, ऐसे, इसका नाम दे लीजिए डी। ठीक, कोई ऐसा नहीं है कि बी सी
डीई के पैरेलल है, ये पैरेलल पर कुछ नहीं है, बस ऐसी लाइन बना दी है ऐसे ही। सवाल तुम्हें ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है, सवाल तुम्हें ये कह रहा है कि एंगल डी जो है ना, डी वो एंगल सी के बराबर है। ये बात तुमको बता दी सवाल में, ये बात तुमको बता दी सवाल में, क्या एंगल डी एंगल सी के बराबर है? दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, जो दो ट्रायंगल देखिए छोटा और बड़ा, क्या ये आपस में सिमिलर होंगे क्या? क्या ये आपस में सिमिलर होंगे क्या? क्यों? कारण देखो बेटा, इनमें ना एंगल ए तो कॉमन है ही है, एंगल ए तो आपके सामने कॉमन ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम भी बराबर होता है, तो अगर इसका ये कोण थीटा था, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, तो क्या एंगल बी भी अल्फा बनेगा क्या? क्या एंगल बी भी बनेगा क्या अल्फा? दोस्तों देखो, इसके तीनों कोण बराबर आ चुके हैं, ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर आ चुके हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ये बता दो, ए बी सी किसके सिमिलर होगा? वेरी गुड, ए ई डी के सिमिलर होगा बच्चे, ए ई डी के। अरे ए डी ई कहने वालों, ए डी ई कहने वालों, तुम्हें थोड़ा सा बार बार चीजों फोकस करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसमें गलती भी इसी पॉइंट पर होती है। अरे मैंने बताया था कि इनका सीक्वेंस सेम लिखना, एंगल ए तो चलो कॉमन ही था, बी एंगल अल्फा है ना, तो अल्फा अल्फा लिखोगे, और भैया डी थीटा है, सी थीटा है, तो ये ऐसे ही तो लिखोगे। सेम प्रकार की थीम चलनी चाहिए, इसमें गलती मत करना दोस्त। और इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी बनेंगी आप बताओ? ए बी का रेशो बनेगा ए के साथ, ए बी का रेशो बनेगा ए के साथ। प्यारे बच्चों, बीसी का रेशो बनेगा वो ईडी के साथ बनेगा, और प्यारे बच्चों एसी का रेशो बनेगा वो एडी के साथ बनेगा। सिमिलरिटी का दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार कह रहा हूं, इसमें गलती मत करना बेटा, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती मत करना। सुमंता जी कह रहे हैं एक ही बात है, मैं ए डी ई बोलूं या ए ई डी बोलूं, बात तो एक ही है। क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं बेटा? सिमिलरिटी पर तुम्हें 50 बार चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इनका सेम सीक्वेंस में लिखना होता है। और देखो अभी अभी बताया था, एक सेकंड पहले अभी अभी बताया था कि P एंगल 50 का है, तो पहले एंगल 50 का लिखना है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। कह रहा नहीं मैं तो इसको लिखूंगा तो आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुनिएगा, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखकर बताइएगा दोस्तों। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें मैंने आपको बोला कि एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। ये बात आपको सवाल में दे दी गई, ये वाला पॉइंट आपको दे दिया गया। कहीं भी मैंने बीच में एक लाइन बना दी रैंडमली, मैंने ये बना दी दोस्तों, इस बार ये मत बनाओ, इस बार ये बना दो, ये लो ऐसे बना दी। इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर मैंने एक बना दिया परपेंडिकुलर, ये वाला। देखते रहना बातें। ईडी जो ना, ईडी बेटा, ईडी ईडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन, ईडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन डी, ईडी सॉरी ईडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन एसी। ईडी जो है ना, ईडी वो एसी पर लंबवत है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? आप मुझे ये बताओ बेटा, ये जो दो ट्रायंगल बन गए, एक तो एबीसी वाला, एक छोटे वाला, क्या ये दोनों सिमिलर हैं क्या? क्या ये दोनों सिमिलर है क्या? आप कहना हाँ सर बात तो बन रही है। कैसे बन रही है बताओ? एंगल सी तो इनमें कॉमन है, एक बार के लिए मैं इस सी को थीटा मान लेता हूं, कुछ भी है, ये थीटा है, ये कुछ भी है, कॉमन है, ये है। एंगल बी और डी बराबर आपको दिया ही गया सवाल में। दोस्तों अगर ये वाला कोण अल्फा है, अगर ये वाला कोण अल्फा है, तो क्या इस कोण को भी अल्फा होना पड़ेगा क्या? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम तो 180 आता है। अगर इसके दो कोण थीटा और 90 डिग्री है, तो इसके भी थीटा और 90 डिग्री है, दोनों क्या हो गए? सिमिलर। अब आप मुझे इतनी सी बात बताना, ट्रायंगल ए बी सी का सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी का सिमिलर क्या आएगा? तो आप कहना जी ए वाला अल्फा था, अल्फा वाला एंगल आएगा ई, उसके बाद बी वाला एंगल 90 डिग्री है डी, थीटा इनमें कॉमन था सी, ये इसके सिमिलर आएगा, ये दोनों चीजें सिमिलर आएंगी। अच्छा देखो, कई बार तो आप इसको देखकर भी डायरेक्ट लिख लेते हो कि ए बी के बटा में डी ई आएगा, है ना? ऐसा देख लेते हो आप कि ए बी के बटा में डी आएगा। इसको लिखने का एक तरीका आप डायग्राम से भी समझो। क्या होता है बेटा, सेम एंगल के सामने की भुजाओं को लिख सकते हो। जैसे मैंने थीटा एंगल पकड़ लिया, थीटा, थीटा एंगल के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी, थीटा के सामने छोटे वाले में डीई, ईडी बोलो डीई बोलो एक ही बात है,
लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में AC, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने EC, अल्फा के सामने इसमें BC, अल्फा के सामने इसमें DC। तो क्या बच्चों ऐसे तुम ऑर्डर लिख सकते हो क्या? ऐसे तुम्हें ऑर्डर लिखना समझ में आ रहा है क्या? हमें ना इस चीज पर बहुत सारा अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज तुम्हें ना बार बार घुमा कर देगा। कभी अल्फा एंगल किधर लिखा होगा, कभी थीटा किधर लिखा होगा। तो आपको अगर उसमें सिमिलरिटी मिल रही है ना, तो भुजाओं का रेशो लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगली बात समझ में। और एक बेटा अगली फिगर समझना, और ये तीसरी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब। इसके बारे में तो आपको कंफ्यूजन कभी करना ही नहीं है। ये दिख रहा तुम्हें दोस्तों मैंने एक बात बोली है, कि ए बी सिमिलर है CD के। समानता बेटा जानते हैं, समांतर, पैरेलल। दोस्तों माफ कीजिएगा, माइंड में वो सिंबल छप रहा है। AB जो है ना, AB वो CD के पैरेलल है, समांतर है, समांतर। तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं, AOD COD। तो क्या ये भी पैरेलल होंगे क्या? कौन से कानून से होंगे ये? सर ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद करो ज्योमेट्री की पहली क्लास, ये सब बातें आपको बताई गई थी। मैंने कहा था कि आगे चलकर ये आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों, ठीक है। अब एक बात बताओ ना, ये दोनों लाइनें आपके सामने पैरेलल हैं, और ये लाइन इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से बेटा अगर ये एंगल बीटा है तो क्या ये एंगल भी बीटा बनेगा क्या? अगर ये अल्फा बीटा आ गए तो तीसरा एंगल तो बराबर हो ही गए बेटा। वैसे भी अल्टरनेट का कंसेप्ट भी है, वैसे ट्रायंगल की बात भी। और अगर एक ट्रायंगल आपको ये दोनों तीनों कोण बराबर मिल रहे हैं, फिर तो तुम्हें कहानी बढ़िया समझ में आ गई। तुमने कहा सर ट्रायंगल ABO सिमिलर है किसके? मुझे नहीं पता, आप बताओगे बेटा। किसके? COD कहने वालों, तो पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा, पता नहीं तुम किस जन्म में बात समझ पाओगे यार। अरे सीक्वेंस पर ही सारा खेल है, सीक्वेंस क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। सीक्वेंस क्लियर है, सारा जीवन धन्य हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना दोस्तों, जल्दबाजी मत करना। धीमे धीमे से इन बातों को पढ़ने का प्रयास करना, इनके बारे में कमांड करने की कोशिश करना। तो ये वाली फिगर तुम्हारे सामने कभी भी आए, ऐसी वाली फिगर तुम्हारे सामने कभी भी आए, तो आप ये समझ लोगे कि पहले मुझे ऑर्डर देखना है। मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं कर दूंगा कि इसके सामने ये आ जाएगा। भाई साहब देखूंगा कि सेम एंगल के सामने की भुजा सेम रेशो में बनेगी, सेम एंगल के सामने की भुजा सेम रेशो में बनेगी। सिमिलरिटी की ये बात सैद्धांतिक रूप से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा काम करेंगे इस पेपर, जल्दी नहीं करेंगे सब लोग तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा सर? सिद्धार्थ भैया तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है दोस्त, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है दोस्त, खत्म हो चुके रिप्लाई। तुम्हारे फर्जी बातों पर समय बेटा वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बेटा आपने पिछली क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। आज मैं आपको ये साबित करके नहीं बताऊंगा, इसको अपन बीपीटी कहते हैं ना बेटा, बीपीटी का मतलब क्या होता है? बीपीटी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम क्या कहती है हमें कि कोई भी ट्रायंगल हो, ये मतलब यूनिवर्सल बातें होती हैं बेटा, हर एक ट्रायंगल के लिए वेरीफाई है। दुनिया भर का कोई भी ट्रायंगल आ जाए, दुनिया में आप कोई भी ट्रायंगल मान लो, सबके लिए ये बातें आपकी वेरीफाई होती है। अगर मान लो ये DE पर कटता है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि DE पैरेलल है BC के, ये कंडीशन है बच्चों। तो बच्चों इसमें आप मुझे बताना, AB और AB का लिख दिया मैंने, पहले AD लिखो। ये जो AD और BD का रेशो है, क्या AE और EC के रेशो के बराबर आएगा क्या? क्यों आता है बताने की नीड नहीं है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये बातें तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास में आपको प्रूव करके भी बताया था बेटा। मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बारे में पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है?
कोई भी एक ट्रायंगल है, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक ट्रायंगल के लिए बात लॉजिकल है तो सब पे लागू होती है, कभी मना कर ही नहीं सकते। ए बी सी, मान लो मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, दोस्तों डी और ई है ना, ये मिड पॉइंट है, बताया मैंने भाई साहब, लाइनों के मध्य बिंदु है, तो ये बात जरूरी है कि डीई आएगा ना वो बीसी का हाफ आएगा, और डीई ना वो पैरेलल आएगी बीसी के। दीज आर कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम, दीज आर कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। क्या ये सब बातें सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आज सवाल करें फिर अपन इनके। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीन कौन कौन सी? एक तो सिमिलरिटी का नियम बताया दोस्तों मैंने, सिमिलरिटी का, एक मैंने आपको थियल्स थ्योरम बताई है, एक मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताई है। तो अब जितने भी सवाल करेंगे ना उसमें ये चीजें काम आएंगी, पर ऐसे साफ सुथरी नहीं आएंगी बेटा, धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा, धीमे 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 तुम्हें इन बातों पर कमांड करनी आनी चाहिए, लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में तो इजी काम करेंगे, उम्मीद करता हूं सब बच्चे बातों को समझ पाएंगे। देखो बेटा, मैंने ना आपको मतलब स्टार्टिंग में ये कुछ सवाल दिए हैं, 3-4, जो हमने आर.एस. अग्रवाल जो पुरानी किताब आती थी, या आर.डी. शर्मा जो बुक्स आती थी, उनसे ये सवाल निकाले, ताकि ना आप, ये पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा दोस्त, ये क्वेश्चन जो आपके सामने पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये मतलब कैसे हुआ। तो आप ना फुर्सत से इन चीजों को बनाने का प्रयास करना, आप फुर्सत से इन चीजों को बनाने का प्रयास करना। मैं आपको ये बातें कल की क्लास में सिखा चुका हूं, लेकिन एक बार तुम इन बातों को जरूर ट्राई करने की कोशिश करना। ऐसे ले आओ, उसके बाद क्लास नहीं होगी बेटा, फिर वो आतंक मचा देगी। आजकल लड्डू पता बुरा शैतान हो गया। लड्डू को बेटा पापा का इतना क्रेज हो गया कि मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, पूछो मत आप। फ्राइडे शाम को हमारे धर्मपत्नी जी बोले कि हम 8-10 दिन मायके जा जाते हैं, और बहुत टाइम हो गया गए नहीं, बोल 10 दिन नानी के पास लड्डू को ले जाती हूँ, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी हमारी, जाएंगे। ठीक है, जाओ। तो मैंने जयपुर से इनको होम टाउन भेज दिया नानी के पास में फ्राइडे को शाम को। सैटरडे को सुबह लड्डू पहुंच गया नानी के घर। सैटरडे का सारा दिन छोरी ने कुछ नहीं खाया पिया, पापा चाहिए मम्मा, पापा जाना है, पापा जाना है। अब वो कुछ टॉयज दें तो कह रहे टॉयज नहीं मम्मा, पापा जाना है। सैटरडे का सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया, सैटरडे की रात को नहीं सोई, बस नाचना और ये रोना, और भाई साहब पापा चाहिए मम्मा, पापा चाहिए। फिर मेरे पास संडे को कल सुबह फोन आया कि आप आ जाओ, हमारा तो हो गया यहाँ का टूर पूरा, आप आ जाओ। तो कल मैंने सुबह यहाँ से 10 बजे गाड़ी के मारा गेर, गया, शाम को 6 बजे पहुंचा, लेके घर पे खाना वाना खा के रात को 10 बजे निकला, सुबह 5 बजे जयपुर आ गया लड्डू को लेके। इतना सा टूर हुआ हमारा ओवरनाइट। सुनो, ए लाइन इंटरसेक्ट बेटा ए बी और ए सी को ये डी और ई पे करती है, और ये आपको बता दिया भाई साहब बीसी लाइन है ना वो डीई के पैरेलल है। तो ये वाली बात आपको साबित करनी है बेटा, ये बात आपको साबित करनी है। आप ये बात साबित कैसे करेंगे दोस्त? आप ये बात साबित कैसे करेंगे बताइए? हाँ, ये दोनों एंगल सिमिलर हैं क्या? क्या तुम सिमिलरिटी के नियम से करोगे? क्या तुम्हें सिमिलरिटी का सिद्धांत पता है कि ए कोण इनमें कॉमन है, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्तों, तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा अल्टरनेट नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, ये संगत कोण है। खुशी बेटा, ये संगत कोण है, संगत कोण। ये एंगल बीटा और ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा और ये बीटा है। तो ये अगर गामा था ही बेटा, तो दोनों भुजाएं आपके सामने क्या आ गई? पैरेलल। ट्राई कर पाओगे बेटा? सेल्फ ये नियम आप किसी को समझाना हो कि कैसे आया तो साबित कर सकते हो ना बेटा, हालांकि पेपर में नहीं आएगा पर आपको आना चाहिए। ये बताओ, जो एलएम है ना, एलएम वो तो सीबी के पैरेलल है, एलएम सीबी के पैरेलल है, और एनएल है ना, एनएल ये दोस्तों सीडी के पैरेलल है। तो इसमें हमारे सामने 2 बार आपको नियम बनाना पड़ेगा, 2 बार। एक बार सुनिएगा, इसको प्रूव करना है, ये तुम्हें बात प्रूव करनी है दोस्त। मैंने तुम्हें प्रूव करने का नियम बताया है, तो आप मुझे ये बता दो, ये ऐसे सिर्फ एक बार मैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं दोस्त। ट्रायंगल एबीसी में अगर ये लाइन एलएम इसके पैरेलल है, तो
तो क्या तुम ये नियम जानते हो कि एएम और एबी का रेशो एएल और एसी के रेशो के बराबर आएगा? सिमिलरिटी दिख रही है? सिमिलरिटी आपको ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी पर भी फोकस कर लेते हैं। इसमें भी तो ये लाइन इसके सिमिलर है, तो आपने कहा जी हाँ, इसमें भी बात कह सकते हैं कि ए एन और एडी का रेशो जो आएगा ना, वो ए एल और ए सी के बराबर आएगा। ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी भी इक्वल आएगा। जुगाड़ लगाने आने चाहिए, ज्योमेट्री तभी बढ़िया बनेगी जब आप इन चीजों को समझ पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रेपिज्म क्या होता है बेटा? ट्रेपिज्म क्या होता है भाई? ये ट्रेपिज्म क्या होता है? जिनमें दो साइड तो होती हैं पैरेलल और बाकी की दो पैरेलल नहीं होती हैं। वो पता नहीं कहां जाके मिल जाती हैं, वो पता नहीं कहां जाके आपस में मिल जाती हैं, पर उनको दो को मिलना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक दोस्तों इस प्रकार की आकृति बना दी है, और इसमें मैंने आपको बता दिया ए बी सी और डी। तो इसको बच्चों मैं एक ट्रेपिजियम कह सकता हूं ना, इसको एक ट्रेपिजियम कह सकता हूं ना। ए बी डीसी के पैरेलल है, ए बी डीसी के पैरेलल है, ए बी और डीसी के पैरेलल है, ये बात तुम्हें पता लग गई। इनके डायगोनल एक दूसरे को ओ पे कटते हैं। आइए इनके डायगोनल भी बना दें जो एक दूसरे को ओ पे कटते हैं। ओ पे, ये पॉइंट ओ है दोस्तों। मुझे साबित करना है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। मतलब एक तो मेरे को ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन मतलब लाइन है, साबित करनी है। तो अगर तुम बेटा एक बार गौर से देखो, जैसे मैंने आपको छोटी छोटी अभी एक आकृति बताई थी बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इस प्रकार की फिगर बताई थी, ये वाली, मतलब एक, इसको नाम दे लो, कैंची से पका के मान लो, एक कैंची से वाली मैंने आपको आकृति बताई थी अभी। क्या ये वही है? क्या ये वही आकृति है? क्या ट्रेपिजियम में तो आपको घुमा दिया, ये एंगल बराबर था, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा, ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा आएगा। बस इतना काम हो गया सर। आई कैन से सर ट्रायंगल ए ओ बी इट्स सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। वेरी गुड। यहां से आप कह सकते हो सर एओ का रेशो और इसमें सीओ का रेशो बराबर आएगा, इसमें ओबी का रेशो ओडी के रेशो के बराबर आएगा। ये थोड़ा क्रॉस इनको चेंज कर लीजिए, एओ बटे बीओ लिख दीजिए और ये सीओ बटे डी लिख दीजिए। लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डीओ लिखो या ओडी लिखो, बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 3 सबको समझ में आया? हैंड्स प्रूव करना आना चाहिए। ये सवाल वही है जो अभी बताया बेटा। सिद्धार्थ, जब मैं पुरानी क्लास की बातें रिपीट कर रहा था तब आप बार बार कह रहे थे कि ये तो हो चुका है, ये क्यों बता रहे हो, ये तो हो चुका है, ये क्यों बता रहे हो? तो मैं कह रहा था भैया आज के सवाल करने के लिए उन बातों का रिपीटेशन जरूरी है, पर तुम समझने को तैयार नहीं मेरी बात। अब तुम कह रहे हो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा हमारा, तो कैसे आएगा दोस्त? ये वाला एंगल बराबर है, मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा, मैं इतना बताऊंगा आपको। अच्छा इसमें एक बात बताओ, इसमें मुझे एक छोटी सी बात बना बेटा, इसमें मुझे एक आसान सा बात बना। ये आकृति को ठीक से बनाया नहीं दोस्तों, ये लाइन एकदम बिल्कुल सीधी है, ये लाइन एकदम बिल्कुल सीधी है ना, ये लाइन एकदम सीधी है, लेकिन बनाया स्ट्रेट क्यों नहीं है भाई? ये लाइन अगर एकदम स्ट्रेट थी तो ये एकदम से ठीक से बनाया क्यों नहीं है? हाँ पी ओ की एस ओ आर, बेटा ये लाइन एकदम स्ट्रेट ही आएगी, ये लाइनें तो पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है, और ये वाला लाइन ना ये एकदम स्ट्रेट ही आएगी, ये एकदम स्ट्रेट। अरे नहीं बेटा, कुछ सवाल में लिखने में गलती रह गई होगी। आर क्यू और आर कैसे बेटा सेम हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं नालायको, कह रही लिखा ऊपर, लिखा गलत। जब मेरे को दिख रहा है कि आर क्यू ये लाइन है, ये इससे कट रही है, ये कट रही है, तो पैरेलल कैसे बन सकता है? हाँ बेटा ये थोड़ा देखो डायग्राम कैंची फिगर ही है, ये आकृति वो वाली है, थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं किया गया।
ऐसा है, ये वाली फिगर आएगी, वही सेम बात साबित करनी है, सेम बात को एक्सपेरिमेंट कर लीजिए बेटा। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे, अब आ जाओ सवालों पे। अब जितना आपने अब तक पढ़ा है, जितना आपने अब तक समझा है, आइए उसके थोड़े बहुत सवाल करने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा उन चीजों को बनाने का प्रयास कर लेते हैं बच्चों। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई ए बी पर इस प्रकार बिंदु है, डीई बीसी के पैरेलल है। जैसे ही तुम्हें ये नजर आया डीई बीसी के पैरेलल है, तुम समझ लोगे क्या बेटा, क्या समझ लोगे? ये ट्रायंगल बीपीटी के थ्योरम पे काम करेगा, ये नियम बड़ा आसान है, कर पाएंगे प्यारे बच्चों। एडी का मतलब 6 है, बीडी का मतलब 12x माइनस 6, 12x माइनस 6, ए का मतलब 2x है, और ये 16 माइनस 2x है। ये लो, तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। एक सेकंड में तुम बिना कुछ बेटा डायग्राम पे बातें लिखे, ये तो मैंने आपको समझाई है, नहीं तो लोग बोल देंगे कि कैसे कर दिया कैसे कर दिया, तो माइंड में इतना काम तो बेटा कर ही लोगे ना, ये काम तो आसान है। ये मैंने थेल्स लगाई है, थेल्स, थेल्स कह दो बीपीटी कह दो, एक ही बात है। 96 माइनस 12x, 24x स्क्वायर माइनस 12x, खत्म। 12x खत्म, x स्क्वायर की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पेपर में इस प्रकार का सवाल आएगा, कर पाएंगे आप लोग? जब बेटा पेपर इजी होता है ना, पेपर इजी का मतलब ये कोई सीएचएसएल में 10+2 में तो आसान सवाल ज्यादा इस प्रकार के आते हैं, आसान सवाल इस प्रकार के ज्यादा आते हैं, पेपर में खूब मिलते हैं आपको ये सवाल। वैल्यू पुट काहे करेगा दोस्त, बिड़ते ही सरप्राइज आ गया, बिड़ते ही सरप्राइज आ गया। जो बालक कह रहे थे ना कि आसान बहुत है, अब मजा आएगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से, किसी प्रकार में देखो ये सवाल मैं तुम्हें समझाऊं बड़े प्यार से। अगर तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया, अगर तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आगे फ्यूचर में गलत होना ही नहीं है, आप सारे सवाल कर पाओगे। एक बार तुम समझ लो क्या कहना चाहता हूं। दिए गए ट्रायंगल में एबी पर एक बिंदु इस प्रकार से पी है कि एपी और पीबी का रेशो 4:3 है। मुझे एक बात बताओ बेटा, ए से लेकर पी तक अगर 4 है, तो पी से लेकर बी तक का रेशो 3 है क्या? ऐसा है क्या? एक बताना मुझे एक बार। एपी और पीबी का रेशो दिया है, एपी अगर 4 है तो पीबी कितना है? 3 है। ओके, पीओ एसी के समांतर है। बेटा ये पीओ है ना, पीओ ये वाली लाइन है, ये एक्चुअल में एसी के समांतर है, एसी के समांतर। जब भी कभी किसी ट्रायंगल में तुम्हें दो साइड इस प्रकार की दिख जाएं, तो यार एक जाने अनजाने में क्या तुम्हें इसमें अपना वो बीपीटी यानी थेल्स टर्म दिख रही है? बाकी लाइनें ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करने को दी हैं, दुनिया भर की लाइनें दी हैं। ये 4:3 में है। अरे दोस्तों आप मुझे कॉमन सेंस से बता दो, ये सी ओ का मेजरमेंट भी 4 है और इसका मेजरमेंट भी 3 आएगा क्या? देखो ये रेशो सेम है प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को समझना, मैं भुजाओं की लंबाई सेम नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बोल देता हूं, तुम्हें कहीं फ्यूचर में गलती ना हो जाए। तो मान लो ये लाइन 4 सेंटीमीटर की थी, ये लाइन 3 सेंटीमीटर की थी। एक बार ये लाइन 4 और 3 सेंटीमीटर की मान लेता हूं, तो ऊपर की लाइन ना 4:3 में आएगी। हो सकता है वो 2 आ जाए, वो 1.5 आ जाए, अनुपात सेम है, लंबाई सेम नहीं है, रेशो सेम है, लंबाई सेम नहीं है। ठीक, ओके। वैल्यू अलग हो भी सकती है, नहीं भी, खुशी कोई पता नहीं है मुझे इस बात का। अच्छा आगे बढ़ता हूं। ओडी सीपी के समांतर है। यार ये जो ओडी इन्होंने दिया है ना, ओडी लाइन दी है बना के मुझे, ओडी लाइन दी है ये वाली, ये सीपी के समांतर है, ये सीपी के समांतर है। जैसे ही मुझे ये समांतर दिया, अब की बार मेरी निगाहें चली गई इधर, ये देखो एक बार, ये भी एक सिमिलर है क्या? ये भी एक सिमिलर है क्या? वाह, एक सवाल में 2 बार थेल्स लग गई। तो आप मुझे बताओ ये पीडी और डीबी भी 4:3 में टूटेगा क्या? अरे ये लाइन अगर 4:3 में टूटी थी, ये भी 4:3 में जाएगी, थेल्स थ्योरम तो कहती है हमसे। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताना, पी से लेकर बी, पी से लेकर बी की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर की थी, पी से लेकर बी की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर की थी, तो क्या बच्चों आप मुझे पीडी की लंबाई बताओगे कितनी आएगी? आप कहना सर ये 3 है ना, ये तो टोटल की वैल्यू है यानी 7 की वैल्यू है, और पीडी मतलब 4 आएगा, 21 12/7 आएगा। जो पीडी आएगा ना, पीडी ये पूरा 3 है, मतलब पीबी पूरा 3 है, 3/7 गुणा 4 आ गया। सवाल कहता एपी और पीडी का रेशो बता दो।
एपी तो अपन ने 4 ले रखा है, इसको 12/7 ले रखा है, 4 तिया 12, 7:3 उत्तर बन गया। दिस इज द कंसेप्ट दोस्तों, ये है थेल्स थ्योरम का सही इस्तेमाल। थेल्स थ्योरम आपको सवाल में ऐसे दी जाएगी, इतना सिंपल सवाल पेपर में हो सकता है ना भी आए, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पेपर में मैं उम्मीद करता हूं कि आए भी ना। बेटा ये ओएस वाइस ऐसे दिया तुम्हें, कह रहा है ये ओएस की लंबाई 6 है, एंगल पी एस ओ 90 डिग्री, कह रहे हमारे काम की बात ही नहीं है, रेशो की बात है, रेशो से बनानी है। मुझे भुजाओं की लंबाई से क्या करना है दोस्तों, मुझे केवल और केवल रेशो से आपकी बातें डिसाइड करनी है। अब आ गया दोस्तों मजेदार कंसेप्ट। अब दोस्तों आपकी रीजनिंग समझ में आएगी। अब दोस्तों आपको अपना आईक्यू लेवल लगाना है। देखो मैं तुम्हें 4-5 सवाल तो बड़े प्यार प्यार से करवाऊंगा, मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन तो बड़े प्यार प्यार से करवाऊंगा, फिर अपन गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर देंगे, फिर गाड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। सुनो, ट्रायंगल पी क्यू आर है, जहां एस पी एस पर बिंदु इस प्रकार का है कि क्यू आर 20 है, ये क्यू आर का मेजरमेंट आपको 20 दिया गया, एस क्यू 16 है, इंग्लिश वाले को बेटा हटा लेना एक बार ना, थोड़ा ये चेंज कर लेना। पी क्यू आर इन द फिगर एस इज अ पॉइंट ऑन सच, क्यू आर 8 है, नहीं क्यू आर 8 नहीं है, क्यू आर 20 है। इंग्लिश में एक लाइन बड़ा लिखी नहीं गई, आप कर लेना ठीक से, इसको थोड़ा चेंज कर लेना बेटा। मैंने मेजरमेंट दिए हैं उनको मान लेना कि क्यू आर की लाइन को 20 मानना है, एस क्यू लाइन को 16 मानना है। इंग्लिश वालों थोड़ा चीजों को समझ लेना बेटा, और आर एस की लाइन को मानना है 8। आपने कहा जी एंगल आर और एंगल क्यू पी आर बराबर है। अगर एंगल आर और एंगल क्यू पी ये बराबर है और पी आर एस का परिमाप ज्ञात करना है, यानी ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, इसका तुम्हें पेरीमीटर ज्ञात करना है, इसका तुम्हें पेरीमीटर ज्ञात करना है बेटा। पेरीमीटर के लिए अपने को तीनों साइड चाहिए क्या? पेरीमीटर ज्ञात तभी कर पाऊंगा जब तीनों साइड का मान पता होगा, उनको जोड़ के मैं पेरीमीटर बोल दूंगा। एक साइड तो पता है, बाकी की 2 साइड चाहिए, एक साइड तो पता है, बाकी की 2 साइड चाहिए। और देखो एक बात बताओ, इन्होंने ये तीनों कोणों पे ऐसा साइन दिया बना के, इस बात का मतलब क्या होता है बेटा? इस बात का मतलब क्या होता है? ये तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण इक्वल हैं। एक बार तुमको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। दोस्तों इस आकृति में तुम्हें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? इस आकृति में तुम्हें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 2 देखने वालों, जरा काउंटिंग फिगर पढ़ना, रीजनिंग में 3 होते हैं ट्रायंगल। इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। 2 ट्रायंगल देखने वालों, तुम्हें काउंटिंग फिगर टॉपिक पढ़ना चाहिए रीजनिंग का। इसमें 3 ट्रायंगल हैं, 2 छोटे 1 बड़ा। देखिए अब कहानी समझना, अब कहानी समझना। अगर अगर दोस्तों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे को कोई एक साइड पूछते, तो मेरे से पीआर की लंबाई पूछते या पीएस की लंबाई पूछते ना, तो मैं 2 ही ट्रायंगल कंपेयर करता। लेकिन अब दोनों चाहिए तो आपको तीनों ट्रायंगल लेके चलने पड़ेंगे, तीनों ट्रायंगल लेके चलने पड़ेंगे। पहले मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूं बेटा, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो हो गया भाई साहब फुल बड़ा ट्रायंगल, ये तो हो गया फुल बड़ा ट्रायंगल, फुल बिंदास ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर, ये तो आपके सामने दोस्तों एक बड़ा ट्रायंगल आ गया, ठीक है। और एक बार मैं सिमिलरिटी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रायंगल नाम लिख रहा हूं कहीं। एक पी आर एस मान लो, पी आर एस, पी आर एस। क्या दोस्तों ये दोनों तीनों ट्रायंगल जो तुम्हें, दोनों ट्रायंगल मैंने बताए हैं, क्या ये तुम्हें सिमिलर? कैसे ये सिमिलर कैसे बनेंगे? तो आप कहना सर बात बड़ी जायज है, बात बड़ी आसान है कि अगर मैं तुम्हें, चलो ये बात ड्रॉ करके बताता हूं, पी क्यू, स्टार्टिंग में तो ये बातें आप ऐसे ड्रॉ कर लिया करो। ये थीटा एंगल भी दिया है, ये थीटा एंगल भी दिया है, 2 एंगल इसके थीटा थीटा मुझे पता है, 2 एंगल मुझे इसके एंगल, 2 कोण मुझे पता है, 2 कोण इसके मुझे थीटा थीटा पता है। एक आकृति मैंने पी आर एस मानी है, पी आर एस, अरे पी आर एस मत मानो, एक बार पी आर एस की बजाय तुम इजी काम करो, पहले तुम्हें जो आसान लगे आर एस क्यू मान लो, आर एस क्यू। इसमें एंगल आर और ये वाला एस और ये वाला क्यू, ये भी एंगल थीटा ही है, ये भी एंगल थीटा ही है, ऐसा समझ पा रहे हो क्या? तुम्हें ना बेटा स्टार्टिंग में ये चीजें थोड़ी थोड़ी ऐसी समझनी पड़ेंगी, इन एंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, यही तुम्हें चीजें परेशान की जाएंगी, तुम्हें यहीं से कंफर्ट जोन पे लेकर आऊंगा, चिंता मत करो। अब मुझे बताओ, मैं इसको अगर सिमिलर कह सकता हूं ना? सिमिलर कहने के लिए आपको कहना पड़ेगा आर क्यू एस, अब ये दोनों एंगल हो गए सिमिलर, अब ये दोनों एंगल बन गए सिमिलर, अब ये एंगल पूरे पूरे क्या बन गए? सिमिलर। पी क्यू का मान मेरे पास नहीं है, आर क्यू का मान है क्या? आर क्यू का मान मेरे पास 20 है,
एस क्यू का मान मेरे पास 16 है, एस क्यू का मान मेरे पास 16 है और एस आर का मान मेरे पास 8 है, 8 है। तो आप मुझे पी आर का मान दे सकते हो क्या? इस ट्रायंगल से पी आर का मान दे सकते हो क्या? नहीं, रेशो लिखा मत करो बेटा, रेशो बेटा लिखा मत करो। चीजों को जितना हो पाए ना उतना माइंड में किया करो, उतना दिमाग में किया करो। कैसे करोगे सर? अरे भैया 4 से काटोगे, इनका अनुपात आ रहा है 5:4, तो इस साइड का अनुपात भी 5:4 ही बनेगा। और 5:4 बनने के लिए क्या बताओ, आरपी की जगह 10 आएगा क्या? मेरे को सवाल करना नहीं आता, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा था कि इनका रेशो सेम बनता है। अगर ये लाइन 20 है, ये लाइन 16 है, तो ये 8 है, तो 10 ही आएगा दोस्त। बिना कोई कंफ्यूजन के मैंने पीआर ज्ञात किया। क्या किसी को पीआर ज्ञात करने में कोई कंफ्यूजन है क्या? बड़े धीमे धीमे, बड़े आराम आराम से बता रहा हूं। सिमिलरिटी की थ्योरम लगाई है, एंगल तुम्हें इक्वल पकड़ने पड़ेंगे, एंगल तुम्हें पकड़ने पड़ेंगे, एंगल को देखकर बात करनी पड़ेगी। अगर हमारा सवाल केवल पीआर पूछता तो अपना काम तो हो गया, लेकिन दोस्तों मेरे को उत्तर ज्ञात करने के लिए ना पीएस भी चाहिए। मेरे को उत्तर ज्ञात करने के लिए, मेरे को उत्तर ज्ञात करने के लिए पीएस का मेजरमेंट भी चाहिए, उसके बिना उत्तर नहीं आ सकता। पीएस का उत्तर ज्ञात करना चाहिए और उस पर भी मैं सिमिलरिटी का नियम टिका दूं। कौन कौन सा? एक बात बताओ, अगर मुझे ये वाली साइड एक्स पता मान ली जाए, एक बार के लिए ठंडे दिमाग से मैंने इस साइड को एक्स मान लिया, यही आकृति पकड़ लो बेटा, एक तो छोटे वाला ट्रायंगल, एक बड़े वाला ट्रायंगल, इन पे ही बात पकड़ लो। इसमें PQ का मान x + 16 है, RQ का मान कितना है? RQ का मान 20 है। तो क्या इनका भी अनुपात सेम आना चाहिए क्या? इनका भी अनुपात सेम आना चाहिए क्या? इनका भी रेशो सेम आना चाहिए क्या? वेरी गुड सर, वेरी गुड। अगर ये 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 25 आनी चाहिए। 25 आने के लिए x वाले स्थान पर 9 आना चाहिए। खत्म। 25 आने के लिए इस वाले स्थान पर 9 आना चाहिए, तभी तो 16 और 9 25 बन सकता है। अगर तुमने सिमिलरिटी के दो ट्रायंगल पकड़ लिए, अगर तुमने सिमिलरिटी के दो ट्रायंगल पकड़ लिए तो आपकी सारी बात जायज हो गई। 8 9 17 और 10 27 ए इस सवाल का उत्तर बन गया जी। ये है बच्चों सिमिलरिटी का सही यूज। सिमिलरिटी का सही यूज ये है। इस सवाल की 50% बातें आपको समझ में आई क्या? सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? बेटा आपको वो ट्रायंगल लेने हैं जहां पे सिमिलरिटी का नियम लग सकता है। अब जो ऊपर का ट्रायंगल था ना, ये पीआरएस, पीआरएस को मैं सिमिलरिटी पे ले ही नहीं सकता। बेटा पीआरएस को सिमिलरिटी पे ले ही नहीं सकता। हमें निचले वाले एंगल पे लेने का इसलिए फायदा समझ में आया कि एक एंगल इनमें सिमिलर था और ये एंगल बराबर था। अपनी कहानी लग गई, अपनी कहानी लग गई बेटा। और क्या करना है? नीरज भैया तुम इस ऊपर वाली लाइन को क्या पीएस को तुम एक्स नहीं कह सकते क्या? तुम खाली पीएस को तुम एक्स नहीं कह सकते क्या? इसको एक्स। तो पूरी पीक्यू की लंबाई कितनी हो गई? पीक्यू, क्या पीक्यू को एक्स प्लस थोड़ा नहीं बोलेंगे अपन? चाहे मत बोलो, अगर तुम्हारा एक्स मानने का मन नहीं करता मत बोलो। तुम वैसे ही मुझे सोचकर बता दो, तुम वैसे ही मुझे सोचकर बता दो कि ये तो 5:4 में बनती है। ये साइड अगर 20 है तो ये साइड 25 आएगी, ये पूरी लाइन 25 आएगी, तो 16 तो ऊपर 9 आ जाएगा। ये लो, रेशो को पकड़ के चलो बेटा, रेशो के आधार पर काम कर रहा हूं। अरे 7वें सवाल का कोई 50% मामला समझ में आया क्या? मैं बार बार तुमको एक बात कह रहा हूं, थीटा एंगल लेके चलो बेटा, थीटा एंगल लेके चलो। आपको यह देखना है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलरिटी पे ला सकता हूं, और उनको लिखने का ये सीक्वेंस, लिखने का ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक और समझते हैं, कोई बात नहीं, हटाओ, कोई बात नहीं, एक और समझते हैं। आप कोई ज्ञान मत देना, एक बार सिर्फ समझना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। दी गई आकृति में ए बी देखो दिया हुआ है 18, दिया हुआ है सर। बीई आपको दिया हुआ है 6, सीडी आपको दिया हुआ है 11, एंगल ए ई डी, एक तो एंगल ए ई डी ये वाला हो गया थीटा, ए सी बी ये वाला हो गया थीटा। आपके सामने बेटा दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए ई डी, ए सी बी। क्या ये दोनों सिमिलर हैं क्या? बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या? कैसे पता, कैसे पता? आप कहना जी ए तो इनमें कॉमन ही है और दूसरा तुमने एंगल इक्वल बता ही दिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये इसका कोण अल्फा है तो इसका भी कोण अल्फा ही होगा क्या? अगर मैंने तुमको दो ट्रायंगल देखकर बताए हैं, दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल फोकस कर रहा हूं दोस्तों ए ई डी, और दूसरा ट्रायंगल मैं आपके लिए फोकस कर रहा हूं ए सी बी, ये दोनों सिमिलर होंगे। जब भी कभी दो ट्रायंगल में
कोई एक साइड आप एक एंगल कॉमन दे दिया जाए, दूसरा बराबर दे दिया जाए, तो सिमिलरिटी का नियम काम कर जाता है। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। सुनिएगा, अब आपको देखो कौन कौन से मान पता है उनको देखा करो। रेशो कौन सा बनाए सारे मत लिखो। मेरे को जैसे ए बी का मान पता है ना, तो ए बी को पकड़ लो। इसमें मैं लिख रहा हूं ए बी 18। इसका अपने को एडी याद करना है। एडी रेशो पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, रेशो पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगली बार मेरे को एक बीई का मान पता है और इसमें मुझे डीसी का मान पता है, कोई बात नहीं, हम पुट कर देंगे। ईडी का मान पता कितना है? नहीं है। एडी का पता है कितना है? एडी का मान नहीं पता। एबी का मैंने लिख दिया, एबी का लिख दिया। एक मैं कर लेता हूं एई बटा एसी। क्या बताओ, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए मैं ये कर लेता हूं बेटा कि एबी एबी बटा एडी, एबी बटा एडी और ए बटा एसी, क्या ये बन जाएगा? किसी को यह लिखने में दिक्कत आए, हटा दो सारी कहानी। ये लो, जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, कहां करते हैं, सुनो। तुम्हें ना ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तुम ये समझा करो बेटा। ये तो पता करना, दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। थीटा एंगल के सामने भुजा कौन सी है? इसमें थीटा एंगल के सामने एडी है और इसमें थीटा एंगल के सामने एबी है। अल्फा एंगल के सामने इसमें ए है और इसमें बस तो अल्फा एंगल के सामने एसी है। कॉमन वाले एंगल के सामने ईडी है और कॉमन वाले एंगल के सामने बीसी है। ये साइड की बात आ गई ऐसे। अब ये चीज तुम समझने में कितना तेज काम कर पाओ, वो आपका टैलेंट है, वो आपकी जानकारी है दोस्तों। एडी का मान मुझे नहीं पता, एबी का मान मुझे पता है 18, ए का मान मुझे पता है 24 है, ए सी का मान मुझे पता है एडी प्लस 11 है। यही है क्या? एडी प्लस 11 ये क्या? अब देखो, तुम इस पर ना ऑप्शन से भी डेटा सेटिस्फाइड करवा सकते हो। अगर चाहें इस जानकारी में मैं एक बार एडी की जगह आपको एक्स बोल देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए। ये लो एक्स और एक्स। आप कहना सर क्या क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएं? हाँ, क्वाड्रिक इक्वेशन से सवाल तो सॉल्व होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा तरीके में सवाल करें बेटा, तो ऑप्शंस पे अपनी क्रिएटिविटी को लगा सकते हैं। जैसे आपने ऑप्शन रखा 12, माइंड में सोचना ये बात, 12/18 का मतलब हो गया 2/3। यहां बनेगा 24/23। दोस्तों ये जानकारी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती, ये बात बन ही नहीं सकती। आपने रखा 16, 16/18 का मतलब 8/9, 16 और 11 27, ये भी 8/9। उत्तर वेरीफाई हो गया, बी बनेगा। उत्तर वेरीफाई हो गया, बी बनेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन सर साबित करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। ये बनेगा x² + 11x - 24 × 18 = 0। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ें तो 11 आए और गुणा करें तो 24 × 18 आए। तो 24 × 18 कितना होता है? पहले ये काम चेक करना पड़ेगा, फिर क्वाड्रिक इक्वेशन में तोड़ना पड़ेगा, फिर ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज आपका थोड़ा टाइम अधिक ले जाएगी। बेहतर होगा कि आप यहां पहुंचने के बाद में ऑप्शन इंप्लीमेंट कर पाए, ऑप्शन से कहानी समझ पाए। सवाल आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? एक बार के लिए समझना, मैं तुम्हें चीजें अच्छी बता रहा हूं। ट्रायंगल DEF राइट एंगल है, DEF राइट एंगल है, मतलब ये वाला कोण आपके लिए समकोण है। दिस इज गिवन, ओके। इजी परपेंडिकुलर है DF पर। ये बात मैंने आपको थोड़ी पहले बताई थी, लगभग ऐसा एक डायग्राम मैंने आपको बताया था। दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? सिमिलर क्यों है अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। DG दिया 8, GF दिया 2, DE और EF का अनुपात ज्ञात करना है। आप नहीं बेटा, देखो ऊपर का एंगल मत लेना, आप दोनों एंगल को अलग अलग लेना। पहले आप मुझे एक बात बताओ, एंगल DEF क्या ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DGE के?
क्या ये सिमिलर होगा क्या? कैसे सर? क्यों? भाई अगर मैं छोटे वाले इस ऊपर वाले ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को देखता हूं, डी ई एफ को देखता हूं, तो ये डी तो इनमें कॉमन आ गया, मैंने डी के सामने डी लिख लिया। इसमें ई एंगल 90 डिग्री का था, इसमें जी 90 डिग्री का है, ये लिख दिया। तीसरा एंगल इसका बचा ई, उसका बचा एफ, ये तो बराबर हो ही जाएगा, ये तो बराबर हो ही जाएगा दोस्तों। आ गई बात समझ में? खत्म? खत्म हो गया सवाल बेटा। डी ई का मेजरमेंट मेरे को पता नहीं है, पूछा गया है। ई एफ का रेशो साथ में पूछा गया है, ई एफ का क्या ये दोस्तों डीजी, डीजी का मतलब 8 और जीई, जीई कितना है? सॉरी जीई दिया क्या? जीई, जीई के रेशो के बराबर आएगा क्या? जीई का रेशो कितना है मेरे को पता नहीं है, इसके बराबर आएगा क्या? और इसी प्रकार लगभग लगभग सेम जानकारी तुम मुझे बता दीजिए, एंगल डी ई एफ दूसरे ट्रायंगल के भी सिमिलर बनेगा क्या? अरे दूसरे ट्रायंगल के भी सिमिलर बनेगा क्या? कौन से के? देखो डी, डी मत लिखना, इसमें ई की जगह पर जी है, एफ इनमें कॉमन है, तो इसमें ई आ जाएगा। इसमें इस प्रकार का ऑर्डर बनेगा, इसमें इस प्रकार का ऑर्डर बनेगा, ये दोनों वाले एंगल बराबर आएंगे। देखना ये जरूरी है कि कौन सा एंगल किसके सिमिलर बन रहा है। देखो डी एंगल, इसमें ई एंगल बराबर बनेगा, ई इसमें 90 था, जी इसमें 90 है और एफ इनमें कॉमन है, दोनों में एक ट्रायंगल तो कॉमन आ ही रहा है। यहां से डीई और ई एफ का रेशो ईजी और जीएफ के दो के रेशो के बराबर आएगा क्या? अरे बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। ये बात और ये बात आपस में बराबर है, तो यही चीज दोस्तों इजी बटा दो के बराबर ही तो आएगी। यही बात बेटा इजी बटा दो के बराबर ही तो आएगी। आपको ये दोनों बातें इतना पेपर में लिखना नहीं होता। अभी तो हम कहानी को समझ रहे हैं, एक एक बात को यूं भाई साहब ये एंगल बन गया थीटा, ये 90, ये हो गया और वो हो गया, यूं कहानियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें ये ऐसा सब कुछ करने की नीड नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ इसको तरीके में इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें, थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है जी, समय काफी हो गया, हम बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के इस ब्रेक के बाद से मुलाकात होगी। आगे देखना बेटा, आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे। आज दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार प्रकार के, बहुत अल्टीमेट प्रकार के सवाल करेंगे, बहुत अच्छे बात आएगी। बस ब्रेक है मैक्सिमम 5 मिनट का, फिर मिलते हैं दोस्तों।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक, वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो किसी बालक का बेटा किसी तरीके में बताइए, कोई भी आंसर आया क्या? किसी बालक का किसी सिस्टम में कोई भी आंसर आया क्या? 2:1, 2:1 की बात तो लगती नहीं है बेटा मुझे। कन्फर्म है? सिद्धार्थ तुम एकदम गलत कर रहे हो सिद्धेश्वर, 2:1 आंसर बनेगा। सुनो बेटा, ज्योमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात आप सबके सामने चल रही है, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार तुम अगर ये कहानी बनाने लग गए, एक बार ये काम तुम करने लग गए, तो फिर तुम्हें ज्योमेट्री बेटा आसान लगने लगेगी। एक बालक कमेंट कर रहा है, कह रहा है ये तो बहुत हार्ड है। अब दोस्तों हार्ड है भैया तभी पेपर में आती है, आसान होती तो पेपर में क्यों आती? बताइए। आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है DEF। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं, एक बार के लिए तुम इस वाले एंगल को थीटा मान लो, एक बार के लिए, वैसे ही जाने अनजाने में तुमने इस एंगल को थीटा मान लिया और इस वाले एंगल को अल्फा मान लिया। एक बार ये कहानी डिटेल में बता रहा हूं, इतनी डिटेल में एग्जाम में मत करना, एग्जाम में करने बैठोगे फिर तो काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, ट्रायंगल DEF में अगर मैं देखूं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। E तो 90 है, E तो 90 है, तो थीटा प्लस अल्फा का जोड़ भी 90 बनना चाहिए ना। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? आप कहना चाहिए ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा और ये अल्फा जोड़ के कितना बनाएंगे? 90। एक बार तुम दोस्तों मेरे कहने से ना इस छोटे वाले ट्रायंगल DEG पर भी तो नजर मारो एक बार, ये वाली बात। इसमें भी एक एंगल ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है दोस्तों। ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा क्या? अरे ये वाला एंगल थीटा बनेगा क्या? तभी तो इनका जोड़ आ गया 90 90, ये 180 हो गया। अरे बताना मुझे। और बेटा इधर भी ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा क्या? थीटा और अल्फा का जोड़ 90 है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे सामने जो तीन ट्रायंगल है ना, तीनों आपस में सिमिलर हैं। क्या दोस्तों आपके सामने जो तीन ट्रायंगल हैं, क्या तीनों आपस में सिमिलर हैं? अरे तीनों के एंगल 90, ये थीटा अल्फा और 90, थीटा अल्फा 90, थीटा अल्फा 90 है क्या? फिर तुम्हें बता रहा हूं, फिर तुमसे गलती ना हो जाए, याद रखना, ट्रायंगल DEF सिमिलर है। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या लिखूं, मुझे तो पता नहीं है। DEF में और DEG में आप कहना जी एंगल D तो कॉमन ही है, इसका E90 था, इसका G90 है, इसका F थीटा था, इसका E थीटा है, तो DEG लिख दो सर। ऊपर वाले ट्रायंगल को DEG लिख दो। और ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके? ये ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के भी सिमिलर है, EFG के भी सिमिलर है। इसमें दोस्तों अल्फा एंगल आ रहा है E, 90 डिग्री का G, और थीटा वाला एंगल बन रहा है, थीटा वाला इसका एंगल बन रहा है दोस्तों F। ये बताओ, अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई संशय, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। किसी बालक को अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई हो बेटा, पूछा है DE और EF का अनुपात, मेरे से आपने पूछा है DE और EF का अनुपात, बेटा DE और EF का अनुपात पूछा है आपने, तो ये देखो फर्स्ट वाली बात से आ सकता है क्या? इससे बनेगा DE और इससे बनेगा EF, यही बात है। ये बात बराबर है DG बराबर 8 GE बटा G। और यही बात दोस्तों, यही बात आपको दी गई सवाल में, यही बात आपको सवाल में दी गई। इसमें इजी ले लो, इजी 2, और इसमें GF, ओह इजी कितना पता नहीं है, इजी कितना पता नहीं है, और ये आ गया दोस्तों। इस वाली बात को वेरीफाई कर दीजिए, इस वाली बात को समझ लीजिए, इस वाले पॉइंट को कैच कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले लेता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को, तो GE का या EG का मान रूट में 16 यानी कि 4 कह सकता हूं क्या? अब आप इस 4 को पुट कर दीजिए, इसमें 4 रखोगे तो भी अनुपात 2:1 बन गया, इसमें 4 रखोगे तो भी 2:1 बन गया। ये कहानी है दोस्त, ये कहानी है। अब आपको समझ में आ गया? तुम्हें एक्चुअली इतना धीमे धीमे सिखाना पड़ता है, 4-5 बार रिपीट करोगे ना, खुद से सवाल बनाओगे,
देखोगे कि इसका ये एंगल 90 तो इसका ये थीटा हो गया, ये अल्फा तो ये 90 हो गया। तो ऐसे दिमाग में क्रिएटिविटी आनी चाहिए, किस लाइन के सामने की लाइन कौन सी होगी, रेशो क्या बनाऊं। ये तुम्हें बार बार इतना सब लिखना नहीं है पेपर में, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी आनी चाहिए। और ऐसे एक बार में नहीं आएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको निहारना चाहता हूं। तो मुझे बता दो यार, ये डी ए ई डी और ए बी सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जब ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए, एक एंगल उनका कॉमन दे दिया जाए, तो भैया ये बात एक एंगल बराबर भी दे दिया जाए तो सिमिलरिटी आना जरूरी है। अरे ये वाला एंगल बताओ बेटा अल्फा है, तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा, और ये ए तो इनमें कॉमन है ही है। एक बार तुम्हें लिखकर बता दूं बेटा, ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए ई डी। गलत आशीष, तुमने गलत किया है बेटा, आशीष ने गलत किया ना बेटा। हाँ अबे कह रहा हाँ गलत किया, तुम अपना चेक करो बेटा, एकदम ठीक किया था अगले ने। अरे तुम इसको ए बी सी भी तो कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम इसको ए डी ई भी तो कह सकते हो, आपकी मर्जी है। इनको आपस में कैसे भी शफल कर लो, लेकिन दोस्तों ए वाले एंगल के सामने ए वाला बनना चाहिए। ये बी अल्फा था, डी अल्फा था, सी 90 था, ई 90 था, इनको आपने आगे नहीं दिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ए ई चाहिए ना, देखो यहां से फोकस कर लिया करो कि अगर तुम्हें इसमें ए ई चाहिए ना, तो ए सी तो बेटा पकड़ना ही पड़ेगा। ए ई और ए सी का रेशो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना मत ये पेपर में डायरेक्ट टिक करना है। अब मेरे को मेजरमेंट कौन से पता है, मेरे को मेजरमेंट बीसी का और डीई का पता है। मेरे को सॉरी कौन सा भी पता है मेरे को, बीई और डीसी। 12 और 3 15, 12 15। अच्छा ट्रिपलेट सवाल में सेट किए हुए हैं, अरे ट्रिपलेट सवाल में सेट किए हुए हैं। आपको देखो ए बी का मान पता है, आप बोलोगे नहीं सर। बीसी का मान पता है, हाँ पता है, लेकिन इधर फिर डीई नहीं पता, इधर डीई नहीं पता। और आपको क्या बोलते हैं एसी का मान पता है, एसी का हाँ 15 पता है, और इधर ए, ये तो हमको चेक करना है। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके समक्ष है दोस्तों, क्या तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेनियस ज्ञात कर सकते हो क्या। अरे तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 12 15 पे डेटा बन नहीं पाएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है ना इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दी सवाल में। इस ए बी को ना आप 2 लिखिएगा, 2, ये ए बी 2 आना चाहिए दोस्तों, तभी डेटा बनेगा। इस ए को 2 मान, अब समझो मेरी बात, अब समझो। ये 12 है, ये 5 है, तो अब ये 13 बन जाएगा। 12 5 और 13 12 5 और 13। लो जी दोस्तों, मुबारक हो, आपका सवाल हो गया है, आपकी बात डन हो गई है। एबी का मतलब मुझे पता है और एडी का मतलब भी मुझे पता है, अपना सवाल दोस्तों हो गया। एबी का मतलब 13, एडी का मतलब 3, ए ई अपने को ज्ञात करना है, और ए सी का मतलब दोस्तों 5। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ऊपर छोटी साइड ले रहे हैं ना बेटा, ऊपर साइड ले रहे हैं छोटे वाली, इसमें एडी लिया और इसमें ए बी लेंगे, ये लो 3/13। तो आपके सवाल में सारी कहानी काट पीट कर ए का मान आ गया 5 3 15 और 15/13। ट्रिपलेट का सवाल में यूज कर लिया गया, ट्रिपलेट सवाल में आपको दे दिए गए, लेकिन सिमिलरिटी आपको दिखनी चाहिए। सर पेपर में हमें क्या ये जानकारियां ऐसे इतनी बार लिखनी पड़ेंगी, तो मैं बेटा तुम्हें अब बता रहा हूं, पहले तो मैंने समझाया था कैसे बनता है, अब ये तुमको लिखना नहीं, ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट तुमको लिखना है ये वाला कदम। सर ये कैसे समझ में आएगा, तो सुनिएगा, आप देखो ऐसे लिखना, एक एक कोण पकड़ लिया करो। थीटा एंगल के सामने बड़े वाले में बीसी, थीटा के सामने छोटे वाले में डीई बराबर होगा। अल्फा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में एसी यानी कि 5, अल्फा के सामने छोटे वाले में ए, 90 डिग्री के सामने बड़े वाले में 13, 90 के सामने छोटे वाले में 3। तो मेरा उत्तर इससे बन जाएगा, बस इनको उठा लो, ए दोस्तों ए आपका आ जाएगा 15/13। ये तरीका पेपर में लगाना है, बस इतनी सी देर में उत्तर बनना चाहिए, बार बार लिखकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तुम्हें ये समझना है कि सेम एंगल के सामने की साइड को लिख लेना बस, और एक बार तीनों लिख लिया करो, पता नहीं किससे उत्तर बने, पता नहीं कौन सी बात से उत्तर बने, तीनों को कंसीडर करना आवश्यक है। हाँ ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है।
ऐसे सवाल पेपर में आते हैं दोस्तों तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा तसल्ली सी होती है भी, चलो ठीक है, जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे मान लेना। दोस्तों डायग्राम वैसे तो आपको बनाने की नीड नहीं है सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको वैसे तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए तुम्हें डाउट नहीं आए, पहली बार पढ़ रहे हो तो एक्सपर्ट बनना जरूरी है। ज्योमेट्री जो बच्चे समझ लेंगे वो पेपर में करके आ सकते हैं बढ़िया प्रकार से। ये डी, अगर दोस्तों डी ई बी सी के पैरेलल है तो थेल्स वाले भैया की बात तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। आपको पता है एडी कितना है, 2.1, पूरा ये 3.6 है। एसी कितना है, 2.4 पूरा। तो ए ई का मान ज्ञात करना है, ए ई का। अरे आप मुझे एक बात बताना, ये 2.1 है तो ये 1.5 आएगा क्या? अगर ये 2.1 है तो ये 1.5 आएगा, यानी इनको अगर मैं 3 से काट लूं तो 7:5 के रेशो में है क्या? क्या ये 7:5 के रेशो में है? तो इधर वाली लाइनें भी 7:5 के रेशो में आनी चाहिए, उनका रेशो भी 7:5 ही आना चाहिए। 24 को इन 2.4 को अगर 7:5 में तोड़ोगे, अब लिखना नहीं होता, ये बात लिखनी नहीं होती, ये 1.4 और 1 आएगा। तुरंत आप समझ लिया करो कि रेशो क्या बन रहा है, रेशो पे एडजस्ट कर दीजिए, मामला खत्म। कल मैं शीट को चेक नहीं कर पाया, कल मैं बताया लड्डू को लेने गया, सुबह 8 बजे, सुबह 5-6 बजे पहुंचा हूं, आते ही सो गया और 9 बजे उठ के पूजा पाठ करके आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। क्या कहते हो? ये उत्तर में बी भी नहीं आएगा इसके यार, एग्जैक्ट मान आ जाएगा ना। तो देखते हैं क्या बनता है, एक बार चेक करते हैं। क्या सवाल क्या है? ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी, बीसी के पैरेलल लाइन खींची है आपने एक्स वाई, ए बी बिंदु को एक्स वाई पे काटती है, ए बी बराबर 4 बी एक्स है। मतलब एक बात बताओ, ये अगर 1 है तो ये 3 है क्या भाई? उस 4 गुना है ना, ये लाइन तुम्हें लिखनी आती होगी, ये लाइन तुम्हें लिखनी आती होगी कि ए बी बराबर 4 बी एक्स है, तो ए बी और बी एक्स का जो रेशो बनेगा वो 4:1 बनेगा। ए बी पूरा 4 है तो बी एक्स 1 है, मतलब ऊपर का मामला 3 है। इनका रेशो भी तो 3:1 बनना चाहिए, इनका रेशो भी तो 3:1 बनना चाहिए। तो आपने कहा 3:1 अगर ये बनेगा, ये लाइन अगर 2 है तो इसको 6 बनना पड़ेगा सर, कि 6 सेंटीमीटर आंसर बनेगा। करेक्शन थे इसमें कही बेटा, मैं शीट में जो चेंजेज है वो करवा दूंगा, करवा के आपको शीट मिल जाएगी। डायग्राम कोई सॉल्व कर लो ना, जल्दी बताओ मुझे क्या उत्तर बनेगा, सारे बच्चे बताओ क्या आंसर बनेगा फटाफट से, तुरंत। तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे उत्तर आप सबसे चाहिए, उत्तर आप सबसे चाहिए। किसी का आंसर आया क्या? कई बच्चों का आंसर आ गया 6 और बाकी के बच्चे भी चिंता में हैं। दोस्तों कहीं आप एंगल को देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो गए? थेल्स थ्योरम लगेगी लेकिन जरूरी है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है बच्चे। देखना जी, ए डी ई ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो इसका ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल अब अल्फा अल्फा बनेंगे। ए इनमें कॉमन था। आपको साइड के मेजरमेंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 8, ई बी दिया हुआ है 7, एडी आपको दिया हुआ है 10 और बीसी आपको दिया हुआ है 9, तो आपको डीई की लंबाई पूछी गई है, डीई की लंबाई पूछी गई है।
एंगल ए के सामने बड़े वाले में BC, एंगल ए के सामने छोटे वाले में DE, अल्फा एंगल के सामने बड़े वाले में 15, अल्फा एंगल के सामने छोटे वाले में है दोस्तों 10। अल्फा एंगल के सामने बड़े वाले में 15 और छोटे वाले में कितना है 10। BC की जगह पर मैं मान लिख सकता हूं 9। आप कह रहे जी हाँ DE ज्ञात कर पाएंगे। DE ज्ञात करने के लिए 15/10 उधर चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, 9 गुणा 10/15, उत्तर आ गया 6। पर ये सब करने की बजाय तुम डायरेक्ट समझा करो ना बेटा। ये पूरी लाइन 15 है, ये लाइन दोस्तों मतलब अल्फा के सामने 15 10 है, तो 3:2 चल रहा है, तो इसका और इसका रेशो भी 3:2 ही बनेगा, उत्तर 6 बनेगा। डायरेक्ट किया करो, बार बार ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंगल को सेम लेकर चलना, कौन से एंगल की बात कर रहे हो उस एंगल को सेम कंसीडर कर लीजिएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना भैया, ABO सिमिलर है DCO के, यानी कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है पता है? ए एंगल अगर थीटा है तो ये डी वाला एंगल थीटा है, ये तो आपस में बराबर ही है। ये वाला अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा। आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भुजाओं का रेशो 2:3 चल रहा है क्या? अरे भुजाओं का रेशो 2:3 चल रहा है क्या? 2:3 चल रहा है क्या? थीटा एंगल के सामने 3.8 है, थीटा एंगल के सामने 5.7 आएगा क्या? 1.5 गुना है भाई, 1.5 गुना, मैंने पता है 1.9 का डबल है, 1.9 का 3 गुना, 32 का 1.5 गुना 4.8 आएगा क्या? पेपर में उत्तर आपको ऐसे टिक करना है बच्चों, यूं नहीं है कि लिखने बैठोगे A+B/B/C पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसा कुछ लिखने पे काम नहीं करना है, डायरेक्टली चीजों को स्ट्राइक करना आना चाहिए। डायरेक्ट फॉलो में उत्तर आएगा तो बात बनेगी। 29 बेटा क्या रिपीट करूं बताओ एक बार, तुम्हें क्या ये बात पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या तुम्हें ये पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो सिमिलरिटी का नियम लगा दीजिए, सिमिलरिटी का नियम लगा दीजिए। किसी सवाल को थोड़ा जल्दी से करना चाहता हूं तो कह रहे नहीं समझ में आता। बेटा कैसे समझ में आएगा? अरे कॉमन वाले एंगल के सामने इस ट्रायंगल में AB है, कॉमन वाले एंगल के सामने CD है, थीटा के सामने OB है, इसमें थीटा के सामने 3.8 दिया है, 3.8 मत लिखो फिर कहेंगे समझ में नहीं आया, OC है, अल्फा के सामने AO है, और इसमें दोस्तों अल्फा के सामने OD है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। AB का मतलब 3 है, CD का मतलब 2 है, OB का मतलब दोस्तों मेरे को चेक करना है, और OC का मतलब 3.8 है। तो अब ये चाहते हो कि बच्चों की तरह इनको काट कर 1.9 बार काटूं, फिर 3 बार गुणा करके दिखाऊं कि OB 5.7 आएगा। फिर इन दोनों से AO का मतलब मेरे को चेक करना है, OD का मतलब 3.2 आएगा, इनको काट के 1.6 लिखूं, फिर AO का मतलब 4.8 लिखूं, फिर इन दोनों को जोड़ूं 10.5 करके बताऊं। ऐसा करोगे तो समय तुम्हारा बेटा इतना बीत जाएगा, तुम सवाल पेपर में कर ही नहीं पाओगे। डायरेक्ट बात समझो ना, ये साइड और ये साइड 3:2 में चल रही है, तो इनमें रेशो सेम रहेगा। थीटा एंगल के सामने 3.8, थीटा एंगल के सामने इसका 1.5 गुना आएगा रे, इसके सामने इसका 1.5 गुना आएगा रे, इनको जोड़ोगे 10.5 आंसर बनेगा। आई बात समझ में क्या? बोलो वर्मा, खुशी, 29 तुम्हें समझ में आ रहा है ज्योमेट्री? भैया ये सिमिलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी वाइड है, काफी ये लंबा चौड़ा है, इसको पूरा पढ़ेंगे। सिमिलरिटी करने के बाद दोस्तों पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, और लास्ट में आ जाएंगे आपके ट्रायंगल के सेंटर्स। फिर ट्रायंगल की कहानी पूरी हो जाएगी। प्री और मेंस के लेवल की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर देखना, आप इनके सारे सवाल कर पाओगे विद गारंटी। वाह भाई वाह, मुझे पता नहीं है बेटा सिद्धार्थ, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है A किस में पता नहीं है। अब जो चल रहा है वो पढ़ लेना यार, तेरी दिक्कत यही है भाई, जो चल रहा है वो तो पढ़ता नहीं है, फिर कह रहा है मेरे को नहीं आ रहा, मैं क्या करूं भाई, एक्स्ट्रा का ही दिमाग लगा रहा है। S क्या होता है? सुनो, AB EF और CD तीनों लाइन पैरेलल है बेटा, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये तीनों लाइन समझदार समझो, ये AB है, ये EF है, ये CD है, ये तीनों लाइनें आपस में क्या है? समांतर है। अच्छा ये इजी है ना, इत्ता सा इजी है, इत्तू सा,
ये 5 है, ये 5 है। ये भाई साहब इजी है ना, ये इतना सा 5 है, ये 5 है, ये 5। जीसी कहां है? जीसी, ये दोस्तों जीसी है 10। अच्छा, ये पूरा 15 हो गया ना, ठीक है। ए बी 15 है, ए बी 15 है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी 15 है, समझ के बात हो। डीसी 18 है, तो एसी का मान चाहिए, एसी, एसी का मान तुम्हें ज्ञात करना है, एसी का तुम्हें मान ज्ञात करना है। दोस्तों एक बार तुम देखो सवाल को जरा प्यार से निहारो, इसे अपनापन सा समझो, इसको अपना अपना सा समझो बेटा। क्या तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल वो वैसे नजर आ रहे हैं कैंची से वाले, मैंने बताए थे आपको, जो मैंने आपको ये रेड कलर में उठा के आकृति दी है दोस्तों, कि वैसी आकृति तुम्हें दिख रही है क्या? अच्छा, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है क्या? देखो इधर वाली लाइन 5 है, इधर वाली लाइन 10 है, तो इसका मतलब तुम ये समझ सकते हो EF 9 आएगा। बिना पेन उठाए, ये 5 10 है, सामने वाली साइडें हैं 1:2 में चल रही है मालिक, 1:2 में, तो ये EF का मतलब 9 आ गया, EF का मतलब 9 आ गया। सवाल EF की 9 तक जाने की बात सबको क्लियर है? एक्चुअल में एग्जामिनर ने तुमको जो इधर वाली जानकारी दी थी ना, ये वाली बेटा, इसका कोई टारगेट नहीं था, ये तुम्हें ऐसी फर्जीवाड़े में दी थी, वो तुम्हें EF के बारे में समझ में आ जाए ये बताने के लिए दी थी बेटा। वो उधर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो केवल EF की जानकारी देने के लिए दिया था। और अब मुझे प्यार से बता दो, क्या तुम्हें इसमें अपनी थेल्स थ्योरम दिख रही है? तुम्हें इसमें ये वाली जो आकृति मैंने हाईलाइट करी है बेटा, क्या तुम इसमें थेल्स को देख पा रहे हो? क्या थेल्स वाले भैया साहब की बात सुन पा रहे हो क्या? छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में अनुपात चल रहा है 3:5। अरे वाह, छोटे वाले ट्रायंगल में 3:5 चल रहा है। तो मास्टर जी EC का मान अगर 15 है तो AC का मान 25 बनेगा। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। कुछ नहीं था सवाल में, 15 सेकंड का सवाल था, अगर तुम्हें तरीके में थ्योरम पता होती, लगानी आती तो। तरीके में थ्योरम को इंप्लीमेंट करना आता तो बात का मजा आ जाता। कर पाए क्या आप लोग? आसान सवाल आ गया ये तो, तूफान के बाद बूंदाबांदी वाली कहानी समझ में आ रही। सिद्धार्थ पढ़ लेना भाई यार, पढ़ ले यार, 4 सवाल भी कर ले। बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे, कर आपकी क्लास की आदत सी हो गई है, बच के रहा कर भाई। AD का मतलब x है, DB का मतलब 2x + 3 है, AE का मतलब 2x - 3 है, और EC का मतलब x है। बेटा ये सवाल छोड़ दूं क्या आपके लिए? 11:41 हो गए, पता भी नहीं चला। आज किसी इस पे 3, 6 में से 3 गए, 3, ठीक है। क्या बन रहा है? रूट में 3 आ रहा है क्या? रूट में 3 आंसर आ रहा है ना आपका? हाँ ठीक है, तिरछा गुणा करके कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तरीका नहीं पता कैसे बनेगा, तुम ही कर लोगे। अरे ये सवाल तो सेल्फ कर लोगे, करके बताऊं? ऐसी छोटी मोटी जानकारियां तो कर लोगे। ABC 2 समरूप त्रिभुज हैं जिनका एंगल C और Z बराबर है। अगर C और Z एंगल बराबर है दोस्तों, क्षेत्रफल उनका 32 और 60.5 है, XY। अब मेरी बात को समझना, इन्होंने ट्रायंगल लिखा है ABC और ट्रायंगल लिखा है XYZ आर सिमिलर, एंगल C और Z बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? XYZ। ये है 32 और 60.5। ये पॉइंट हटाओगे 0, 5 से काटोगे 121, 5 से काटोगे 5 31 64, तो ये 64/121 आ गया। तो बेटा संगत भुजाओं का अनुपात 8/11 आएगा क्या?
एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में चलता है। एरिया जो बेटा आपको दिया जाता है वो हमेशा वर्ग के अकॉर्डिंग दिया जाता है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये 8/11। अब देखो, आप लिखा मत करो, सीधा समझा करो। एक्स वाई नीचे वाले की साइड होगी, इस वाले की साइड होगी 7.7, तो ऊपर वाले की साइड कितनी बनेगी? 0.7 से गुणा कर रहा है, 5.6 बन जाएगी ना। संगत भुजाओं की बात करता है बेटा। ये देखो, आपको अगर एक्स वाई देगा तो ए भी पूछ सकता है, कोई और तो पूछ ही नहीं पाएगा ना। एग्जामिनर की भी मजबूरी है बेचारे की, अगर एक्स वाई साइड दी है तो ए भी पूछेगा, वो आपसे बीसी का मान तो पूछ ही नहीं पाएगा। तो आपको पता है भाई 11 की वैल्यू 7.7 है, तो 8 की वैल्यू 5.6 बनेगी। एक सेकंड में उत्तर ज्ञात हो सकता है बिना कुछ करे। मेरी बात समझना, ये 20 है और ये 45 है। एरिया का रेशो बनेगा, वो बनेगा 4/9। साइड का रेशो बनेगा 2/3। ये वाली 5 है तो ये 7.5 बनेगी। उत्तर ऐसे करना तुम्हें, इतनी तेज। किसी कोई सवाल में डाउट है तो बताओ भाई, किसी कोई सवाल में डाउट है तो बताओ। अब कोई ना मतलब ऐसे मत बोल देना गुरुजी आपने कम लिखा है। भैया मैं वो सब नहीं लिखना चाहता ना यार। ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल 20/45, 5 से काटूंगा 4/9। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रूट में लेकर 2/3। फिर ए बी का मतलब 5 है, तो 5 अगर 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू क्या बनेगी? 2.5 से काटकर 7.5 लिखूंगा। ये सब करना नहीं आता मुझे, ये सब करना ही नहीं आता बेटा, सीखेंगे इसको। पेरीमीटर का रेशो वही होता है क्या जो साइड का होता है? अरे पेरीमीटर का रेशो तो साइड के रेशो के सिमिलर ही बनता है ना। इसमें तुम्हें पेरीमीटर का रेशो दे दिया। ओ माय गॉड। एबीसी ट्रायंगल डीईएफ पेरीमीटर का रेशो ये है दोस्तों। यकीनन साइड का रेशो भी यही आएगा। अगर आपको बीसी का मतलब 9 दिया हुआ है, यानी कि 1.8 टाइम, तो ये भी 1.8 टाइम आएगा। उत्तर आएगा 5.4। ये 15 उत्तर देने वाला कौन था इसका? किसने इसका उत्तर 15 दिया था? मुझे बताना एक बार, कौन था एक बार? अफरीदा ने दिया था 15 उत्तर। क्या बात है भाई। अरे ये तो देखो ना कौन सी साइड की बात दी जा रही है ना। बाद वाला देखते ही नहीं है बेटा साक्षी, बाद वाला तो देखते ही नहीं है। पहले गलती करी तो करी क्यों? अच्छा एक बात बताओ, संगत भुजाओं का अनुपात पता लग जाए तो पेरीमीटर का भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो क्या? संगत भुजाओं का यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो पता लग जाए तो पेरीमीटर का सेम होता है क्या? अच्छा वाह, तुम्हें तो बहुत पता है यार। तुम लोग इतने समझदार हो ना, मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं दोस्तों, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब मेरे पास कई बार तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं। 13×7=91, 13×5=65। एबीसी का परिमाप 35 है, तो इसका परिमाप 25 बनेगा। दोस्तों ये थेल्स थ्योरम के सवाल पेपर में बहुत आते हैं। आप ना बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े सवाल, मतलब उनपे बहुत सीखना चाहिए उनको, पर ऐसा भी नहीं है कि उनपे ही सारा जीवन खराब कर दो अपना। पेपर में मोस्ट ऑफ केस में तो आपको ये इजी वाली बातें पूछी जाती हैं। अरे 10वीं क्लास की ज्योमेट्री है, नॉर्मल लेवल की बात आती है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। और जब तुम पेपर देकर आओगे ना तो पक्का मुझे बताओगे भी गुरुजी मजा आ गया वास्तव में। ये बात तो मुझे आके बताना जरूर है। और पेपर से पहले एक्सपीरियंस करना हो तो प्रीवियस ईयर करके बैठना, तब भी तुम्हें एहसास होगा कि अरे यार मतलब कहानी मास्टर ने छोड़ी नहीं है कोई भी। ट्रायंगल डीईएफ, एरिया तो पहले एबीसी का लिखा है, एबीसी। और ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया है ना, ये बेटा 9 है और ये 12 है। 3 से काटोगे 3:4 बनेगा। संगत भुजाओं का यानी साइड्स का रेशो जो बनेगा वो 3√3/2 बन सकता है क्या? ऐसा बोल दूं क्या भाई? एरिया से रूट लेंगे तो ही तो साइड बनेगी। अरे वाह, ऊपर लिख रहा हूं एबीसी वाली बात। बीसी 2.1 है, बीसी का मतलब 2.1 है, तो ईएफ का मतलब ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ईएफ का मतलब आएगा ना वो 4.2 के बटा में √3 आएगा। एग्जामिनर कहता है मेरे को रूट बटा में लिखना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हें पसंद नहीं है तो हमें भी नहीं है दोस्त। हमें नौकरी आप ही दिलाओगे, तो हमने उनकी बात को मानकर ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लिया। नीचे में √3 2 बार दिखता है, देख के मेरे मन में लड्डू फूट जाता है कि ये 3 बन जाता है। फिर मैं बालक नादान इसको 1.4 से काट लेता हूं। 1.4 को देखकर मेरे मन में एक बड़ी फीलिंग आती है कि यार ये 1.4 जो होता है 1.4, इसका मतलब 7/5 होता है।
और इस चीज को मैं पेपर में अपना उत्तर टिक कराता हूं और फिर मैं मंद मंद मुस्कुराता हूं कि वाह हमने सवाल कर दिया। एक व्यक्ति, एक पर्सन दोस्तों एक बार बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया। बुखार हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज है, मैं कमजोरी फील कर रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी। कह रहा दोस्त ये एक मेडिसिन है, ये दो मेडिसिन है, ये तीन मेडिसिन है, इनको आप 4 दिन तक लेना, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। 3 दिन बाद में ये व्यक्ति डॉक्टर के पास लौट कर आया और आके कहता कि डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं ले पा रहा हूं, या मैंने दवाई नहीं ली और मैं ठीक नहीं हुआ, अब क्या करूं? डॉक्टर ने कहा मैंने कहा था दवाई लेना ठीक हो जाएगा। कह रहा नहीं दवाई तो नहीं ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ, आपके पास आया था फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्या करूं? तो डॉक्टर क्या बोलेंगे बताओ बेटा, डॉक्टर क्या बोलेंगे भाई, डॉक्टर क्या बोलेंगे? डॉक्टर कह रहे भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। ये स्टोरी तो इसी क्लास की लग रही है। सिद्धार्थ भाई साहब का एक बड़ा कमेंट आया है, कह रहे जी रिवीजन नहीं करने पर सब भूल रहे हैं क्या करें? कह रहा रिवीजन नहीं करने पर भूल जा रहे हैं क्या करें? इशारा समझ गए आप लोग? अब तुम दवाई खाओगे ही नहीं, बीमार रहोगे, इलाज क्या? मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है, दवाई दे दी है कि भाई तुम ये मेडिसिन लेना, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बढ़िया। कह रहे नहीं दवाई तो नहीं ली, ठीक नहीं हुआ, बताओ मेरे पास कोई दवाई थोड़ी है। हाँ, एक बार सवाल को पढ़कर बताओ, मैं ये सवाल करना नहीं चाहता हूं, खुद से कर लोगे क्या? रीजन रिजल्ट सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में, बिल्कुल मेरे भाई, सब पता है उसको, सारी बातें पता है, भी मैंने रिवीजन नहीं किया, फिर भी कह रहा जी कोई इलाज बता दो। मैं तो तेरे नाम। खुशी बेटा ज्योमेट्री पढ़ लो एक बार, बाद में पढ़ना हमसे, पहले ज्योमेट्री पढ़ लो। सबका उत्तर आ गया क्या? अरे 1 मिनट का तुम वेट करो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया कुछ लेकर आया था। ओहो ठीक है, शुक्र है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ भाई। तो 12.1 आंसर बन गया, आगे बढ़ जाऊं, इसको तो क्या ही कराऊं, तुमने कर ही लिया होगा। विभूति बेटा गूगल मारो बेटा, गूगल तुम्हें सब बता देगा, गूगल तुम्हें इस बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देगा। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी आर क्यू, एरिया इनका 16/69 में है, तो साइड का रेशो, संगत भुजाओं का अनुपात 4/13 आएगा क्या? 169 है, कहां पे क्रिएटिव, कहां पे है बहन 169? पहले का लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा है खुशी, बचपन से लिखा हुआ ये, जब ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी ना पहली क्लास, तब से यहाँ पे 169 ही है, ये कभी मिटा ही नहीं आज तक जीवन में, ऐसे ही जीवन में ये। अच्छा ए बी को लेके चलना है, ए बी और एसी को लेके चलना है, ए बी के बटा में आपको लिखना पड़ेगा पी आर, और ए बी के बटा में लिखना पड़ेगा पी आर। एसी, एसी, एसी कहां गया? एसी के बटा में दोस्तों, एसी के बटा में आएगा पी क्यू,
और क्या है, और क्या दोस्तों, और क्या है, BC के बटा में आएगा, BC के बटा में आएगा RQ। ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ये अनुपात 4/13 के बराबर है। ये संगत भुजाओं का अनुपात है, ये अनुपात 4/13 के बराबर है। बरखुरदार, मेरे को PQ का मान चाहिए तो मेरे को ये वाली जानकारी लेनी पड़ेगी ना, मैं सारी लिखनी नहीं होती है, पता होना चाहिए जानकारी चाहिए क्या। तो आप मुझे बताइए, AC की वैल्यू तो Y मेरे को पता ही है और PQ अपने को ज्ञात करना है, तो PQ कितना आएगा, तो आप कहना जी 13Y/4 बन जाएगा। हंसते मुस्कुराते इस सवाल का उत्तर हम दे देंगे। आ गई बात समझ में? इस क्लास के बाद में आज सोया जाएगा। आप और पवन सर दोनों क्लास में बहुत हंसाते हैं। नहीं यार, अपन नहीं हंसाते दोस्त, अपन तो दोस्त आपको हड़काते हैं बढ़िया से। जो नहीं पढ़ेगा उसको बढ़िया से डांट लगाते हैं। एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी सेम रेशो में चलता है क्या, बताओ एक बार। कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी सेम अनुपात में चलता है क्या? मैं ये सवाल तुम्हें करवाना नहीं चाहता, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर आप खुद से ज्ञात कर लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये 80 है ना, ये 39.2 है ना, इनमें आपको एक बार रूट लेना पड़ेगा। रूट लेते ही मैं समझ गया, 8 से काट लो 100, 8 चौका 32, 8 निमा 72, 10:7 में बनेगा। ऊपर चल रहा है ABC, ABC का शीर्षलंब 15 है, 1.5 गुना, तो ये 10.5 कर लोगे क्या 1.5 गुना? बिना कोई ज्यादा पैनिक हुए उत्तर ज्ञात करना आपके लिए सो कंफर्टेबल। 25वां सवाल दोस्तों, ये आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल होगा, उसके बाद मैं आपको एक चीज और देता हूँ, उसके बाद आगे क्लास कंप्लीट करेंगे। एक बात अभी बाकी है, AD कितना है, 2.5। ये सब थेल्स प्रमेय के इतने सवाल क्यों करवा रहे हो? क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है, इसलिए। एक बात बताना मुझे, क्या इसको लिखकर बताऊंगा ऐसे? नहीं बेटा, देखो सीधा काम किया करो। ये गुणा कर रहा है आपका 6/7 से, नहीं, ओ माय गॉड, बटा में तो 5 करो, 5 7, 6/5 से गुणा कर रहा है क्या भाई? इस साइड से लेकर इस साइड तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? या ऐसा सब करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं यार, इनका अनुपात ले लो। इनका अनुपात कितना, 5:7 बन रहा है क्या? 5:7, इनका AD और DB का अनुपात 5:7 है, तो ये भी तो 5:7 ही बनेगा। अरे ये 0.6, मतलब 0.6 गुना है, इस पॉइंट पे 3 आएगा ना, ये देखो, ये 0.6, ये भी 6, तो ये 3 हो गया, ये 4.2 हो गया, ये 7.2 बनेगा दोस्तों। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। बिना कोई कंफ्यूजन के ए को टिक मार दीजिए, ए को सॉल्व कर दीजिए, डन। ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल क्लियर। तो देखो 25 नंबर तक के सवाल तो बेटा आपने 100% पूरे कर ही लिए। 25 नंबर तक के सवाल तो आपने पूरे कर लिए हैं। अब जो इसके बाद के सवाल है, इनमें भी आप थोड़ा बहुत बेटा काम करने की कोशिश करना, थोड़े बहुत सवाल इनके बनाने का प्रयास करना। अगर बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं बन पाए तो छोड़ देना। बाकी मैं तुम्हें बताऊं बेटा, आगे ना लेवल बहुत बढ़िया आने वाला है। आगे आगे बच्चों स्तर सवालों का बहुत बढ़िया आने वाला है। इस प्रकार की बढ़िया बढ़िया प्रकार की चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक बार जरा बताओ, ये सवाल तुम देख पा रहे हो क्या? कितना बढ़िया सवाल है, देखो कितना बढ़िया सवाल है ना। ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, ये CDS के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ना। एक बालक कह रहा है गुरुजी ये तो कंसेप्ट कोई और होगा। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, लेवल बढ़िया है और इसमें काम तो सिमिलरिटी आनी है। अरे वाह प्रभु, तुम ये पता है ये वाली साइड 13 बनेगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 12, ये 13, तो ये 5 बनेगा, ये 5 आएगा तो ये 7 आएगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, दोनों ट्रायंगल बनेंगे सिमिलर। सिमिलर में इनका रेशो दिया गया साइड्स का, इनकी साइड का भी रेशो ज्ञात कर सकते हैं। ये कहानी मैं बताऊंगा, शानदार लेवल बच्चों अपन कल पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बढ़िया बढ़िया स्तर है, ये मतलब उच्चतम स्तर की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों वहां तक जाने के लिए जरूरी है कि पहले आप ये 25 तक के सवाल अच्छे से रिपीट करके आइएगा। इनका अच्छे से दोहरान होना चाहिए, इनको 2 बार रिपीटेशन मार कर आइएगा, तब अगली बातों को समझ पाएंगे।
आशा करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप सबके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, चीजों को आपने बढ़िया से दोस्तों सीखा होगा। हम बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।